myself, Sachin Kumar Mandilwar, Assistant Professor, PG Department of History, मगध यूनिवर्सिटी बोध गया बिहार, एन आउटलाइन ऑफ द महात्मा के खंड 5 के साथ आप सबके बीच उपस्थित हूँ। इसके पहले हम लोगों ने ये बात किया था कि 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में यह निश्चय किया गया था कि पूर्ण स्वराज्य हमारा लक्ष्य होगा, हमारा संकल्प होगा। इसे पारित किया गया था और इसी के मद्देनजर 26 जनवरी सन 1930 को पूरे देश में स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। इसके पश्चात अहमदाबाद स्थित महात्मा गांधी के साबरमती नदी के किनारे सत्याग्रह आश्रम में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें सभी ने एक स्वर में महात्मा गांधी को अधिकृत किया कि वे जब चाहें, जिस स्थान से चाहें, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आगाज करें। महात्मा गांधी जन आंदोलन के विशेषज्ञ माने जाते थे और वे ये भली भांति जानते थे कि किस आंदोलन को कहां से और कब शुरू करना है। उन्होंने इसके पहले वायसराय को 11 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा था और जब लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी के इन 11 मांगों को अनदेखा किया तो महात्मा गांधी नमक की बात करने लगे। वे ऐसा मानते थे कि सरकार के द्वारा नमक जैसी वस्तु पर कर लगाना अमानवीय है, अविवेकपूर्ण निर्णय है और इसके विरुद्ध उन्होंने नमक सत्याग्रह करने का निश्चय किया। 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से एक 78 साथियों का रैली महात्मा गांधी के नेतृत्व में निकला, जिसमें देश के कोने कोने से आए हुए लोग थे, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग थे, विभिन्न जाति समूह के लोग थे। और यह काफिला जब गुजरात के गांवों से गुजरा तो जगह जगह तोरण द्वार बनाकर इस काफिले का स्वागत किया गया, चरखा चलाकर एकता को प्रदर्शित किया गया। लगभग 240 मील की यात्रा महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल सन 1930 को दांडी पहुंचकर पूरी की थी। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी। दांडी में 6 अप्रैल सन 1930 को एक केटली में समुद्र के पानी को खौलाकर एक मुट्ठी नमक बनाकर महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आगाज किया। इस आंदोलन को जनता का भरपूर समर्थन मिला और देश के कोने कोने में इस आंदोलन की प्रतिक्रिया हमें देखने को मिली। यहाँ तक कि दक्षिण भारत में तमिलनाडु में तंजौर से सी राजगोपालाचारी ने तो तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया। पूरे भारत में चहुओर इस आंदोलन में अपूर्व उत्साह के साथ जनता ने शिरकत किया। यहाँ तक कि जो पूर्वोत्तर के क्षेत्र थे वहां पर खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगारों ने भी इस आंदोलन में सक्रियता पूर्वक हिस्सा लिया। कहा जाता है कि पेशावर में लगभग सप्ताह भर तक आंदोलनकारियों का कब्जा हो गया था और यहाँ की घटना इसलिए महत्वपूर्ण है कि गढ़वाल रेजिमेंट ने निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। जिस तरह से असहयोग आंदोलन के बाद यह सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी सफलता के साथ आगे बढ़ रहा था, इसको देखकर सरकार संकट की स्थिति में थी। अगर इस आंदोलन का वह दमन करती तो उस पर आरोप लगता कि अहिंसात्मक आंदोलन का वह दमन कर रही है और सरकार के सामने एक प्रश्न चिन्ह उपस्थित हो गया था। ऐसे में वायसराय ने यह निश्चय किया कि महात्मा गांधी को अरेस्ट किया जाए। 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद स्थित महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम से एक 78 साथियों का रैली महात्मा गांधी के नेतृत्व में निकला, जिसमें देश के कोने कोने से आए हुए लोग थे, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग थे, विभिन्न जाति समूह के लोग थे। और यह काफिला जब गुजरात के गांवों से गुजरा तो जगह जगह तोरण द्वार बनाकर एकता को प्रदर्शित किया गया। लगभग
गुजरात के धरसाना के नमक निर्माणशाला पर जब सत्याग्रही पहुंचे और उन पर जिस तरह से बर्बरतापूर्ण लाठियों से प्रहार किया गया, यहाँ सरोजनी नायडू जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष रही, साथ ही साथ दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के साथ रहे ईमान साहब, महात्मा गांधी के पुत्र मणिलाल सहित लगभग 2000 सत्याग्रहियों ने हिस्सा लिया। उन पर लाठियां बरसाई गई, पर उन्होंने किसी तरह का प्रतिकार नहीं किया। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने लिखा कि उन्होंने अपने करियर में अनेक देशों का भ्रमण किया, लेकिन धरसाना जैसा विभत्स दृश्य उन्होंने और कहीं नहीं देखा। जितने भी नमक निर्माण के कारखाने थे, बंबई में वडाला नमक कारखाना था, कर्नाटक में सैनिकट्टा में नमक कारखाना था, वहां वहां धरना प्रदर्शन सत्याग्रहियों के द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक अंग और था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार और शराब की दुकानों पर धरना प्रदर्शन। सविनय अवज्ञा आंदोलन में हम देखते हैं कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जो महिलाएं अब तक घर की देहरी से बाहर नहीं निकलती थीं, वे महिलाएं अब शराब की दुकानों पर धरना प्रदर्शन करने लगी। यहाँ तक कि जो ताड़ी के पेड़ थे उसके सिर को भी काटकर विरोध किया गया। और जो क्षेत्र लैंडलॉक्ड थे, जैसे बिहार, वहां समुद्री तट नहीं था, वहां पर एक दूसरे तरह का आंदोलन हुआ, चौकीदारी सिस्टम के विरुद्ध आंदोलन। इसके अलावा महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, सेंट्रल इंडिया में जंगल सत्याग्रह हुआ, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक अंग था। गांव-गांव में सुबह की दिनचर्या शुरू होती थी प्रभात फेरी के साथ। प्रभात फेरी निकालना, नारा लगाना, ये एक जीवन का अंग सा बन गया। और इसमें बच्चे भी कमतर नहीं थे। बच्चों ने वानर सेना का गठन किया था। जिस तरह समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया, तो उसके जवाब में पॉम्पलेट के द्वारा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आवाज उठाने का कार्य इस दौरान किया गया। तेज बहादुर सप्रू, एम.आर. जयकर की मध्यस्थता में वार्ता भी सरकार ने कांग्रेस के साथ चलाई, लेकिन यह बेनतीजा रहा। यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू को महात्मा गांधी जिस जेल में बंद थे, यरोदा जेल, वहां स्थानांतरित किया गया, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। इसी दौर में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन इंग्लैंड में हुआ, लेकिन उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इसलिए उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में कहा जाता है कि यह बिना राम के रामलीला का प्रदर्शन था। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि कांग्रेस को भी इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करना चाहिए, और इसी के मद्देनजर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी के साथ वार्ता करने का निश्चय किया। उन्हें 25 जनवरी 1931 को बिना शर्त रिहा कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी को वायसराय से बातचीत करने के लिए अधिकृत किया, और लगभग 15 दिन की वार्ता के पश्चात 5 मार्च सन 1931 को गांधी इरविन पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए। यह एक प्रकार से शांति समझौता था, एक अस्थायी करार था, और इसमें निश्चय किया गया था कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी कांग्रेस की ओर से शिरकत करेंगे। साथ ही साथ भारत की जनता को शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने का अधिकार भी इस पैक्ट के द्वारा मिला था। अगर हम तुलना करें असहयोग आंदोलन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की, तो हम पाते हैं कि असहयोग आंदोलन में जितने लोग जेल गए थे उससे 3 गुने ज्यादा, यानी लगभग 90,000 लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए थे। और एक तरफ हम देखते हैं कि जो मुसलमानों का इस आंदोलन में प्रतिनिधित्व था, वह असहयोग आंदोलन की तुलना में काफी कम था, क्योंकि कुछ सांप्रदायिक नेताओं ने उन्हें इस आंदोलन में शामिल होने से रोकने का प्रयास किया था। लेकिन पश्चिमोत्तर में जिस तरह से खान अब्दुल गफ्फार खान के
नेतृत्व में मुसलमानों ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया था, वह काबिले तारीफ था। उन लोगों ने पश्चिमोत्तर के आंदोलन को सफल बनाने का कार्य किया था। गांधी लीन पैक्ट के बाद कराची में कांग्रेस की बैठक हुई, लेकिन इस बैठक के पूर्व, यह बैठक 29 मार्च 1931 को हुई थी। इस बैठक के होने के लगभग 6 दिन पहले यानी 23 मार्च सन 1931 को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शिरकत करने वाले हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा लाहौर के जेल में दे दी गई। इसका आक्रोश भारत के युवाओं में बहुत ज्यादा था और जब गांधी जी कराची पहुंचे तो युवाओं ने अपने आक्रोश को प्रदर्शित किया। गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए, गांधी को बैक के नारे लगाए गए। उनका यह कहना था कि गांधी जी इरविन के साथ वार्ता में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को बचाने का प्रयास नहीं किए, जबकि गांधी जी का कहना था कि उन्होंने प्रयास किया लेकिन वायसराय ने उनकी बात नहीं मानी। युवा वर्ग का कहना था कि गांधी जी को पैक्ट पे हस्ताक्षर नहीं करना था, लेकिन गांधी जी अहिंसावादी थे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव हिंसावादी थे। शायद ये डिबेट का एक विषय हो सकता है कि गांधी जी ने वास्तव में बचाने का प्रयास किया नहीं किया, इस पर एक अलग चर्चा हो सकती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि इससे युवा वर्ग क्षुब्ध था और उन्होंने गांधी जी का विरोध किया और इसी सम्मेलन में, इसी बैठक में एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें इन क्रांतिकारियों के बलिदान और शहादत की प्रशंसा की गई और उसे स्मरण रखने की बात कही गई। महात्मा गांधी को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए अधिकृत किया गया और वे 1931 में लंदन के लिए अगस्त माह में रवाना हुए। अगस्त माह में जो महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन के लिए गए तो वहां पे जो दक्षिणपंथी नेता थे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने गांधी के सेकंड गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए या सरकार के द्वारा आमंत्रित किए जाने पर अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई थी। महात्मा गांधी जानते थे उनको कुछ विशेष इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से मिलना नहीं है। जब उन्होंने ब्रिटेन की सरकार के समक्ष स्वाधीनता की मूल मांग पर विचार करने की बात उठाई तो सरकार ने स्पष्ट तौर पर इनकार कर दिया। महात्मा गांधी ने बाहर निकलकर कहा था, मैं रोटी मांगने आया था और मुझे मिला कंकड़ और पत्थर। दिसंबर 1931 में महात्मा गांधी भारत लौट आए। 28 दिसंबर को 1931 में वे मुंबई पहुंचे। तब तक यहाँ पर वायसराय चेंज हो चुके थे। पहले लॉर्ड इरविन वायसराय थे, अब उनके स्थान पर विलिंगटन वायसराय के पद पर काबिज हो चुके थे। महात्मा गांधी ने उनसे बातचीत के लिए समय मांगा, लेकिन उन्होंने समय देना मुनासिब नहीं समझा। फलतः महात्मा गांधी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन को आगे बढ़ाने का निश्चय किया। तो दूसरी ओर सरकार ने दमन का रुख अख्तियार किया। कई बड़े नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया और दमन का एक चक्र उसने चलाया। इसके बारे में कहा जाता है कि सरकार ने दमन जितना ज्यादा किया, इस आंदोलन के सत्याग्रहियों ने उतनी ही दिलेरी के साथ इसका विरोध किया, इसका प्रतिरोध किया। कालांतर में यह आंदोलन जब शिथिल पड़ने लगा तो महात्मा गांधी ने यह निश्चय किया कि अब आंदोलन अपने अंतिम दौर पे आ चुका है और उन्होंने अप्रैल 1934 में आंदोलन के वापसी की घोषणा कर दी। ये महात्मा गांधी की रणनीति थी, आंदोलन चलाना, वापस लेना, क्योंकि कोई भी जन आंदोलन लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता। इसलिए उन्होंने आंदोलन वापस लिया, लेकिन कांग्रेस में ही जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, विठल भाई पटेल जैसे नेताओं ने पुनः महात्मा गांधी की आलोचना की। महात्मा गांधी का यह मानना था कि संघर्ष की एक सीमा होती है और आंदोलन की वापसी का मतलब
पराभव नहीं है, पराजय नहीं है। और 1934 में उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को ही संबोधित करते हुए कहा था कि मैं न तो निराश हूं और न अपने आप को असहाय महसूस कर रहा हूं। देश को जो ऊर्जा मिली है उसका अंदाजा आपको नहीं है मगर मुझे। महात्मा गांधी जब भी आंदोलन वापस लेते थे अपने आप को रचनात्मक कार्य से पुनः जोड़ लेते थे और यही कार्य उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के पश्चात किया। हरिजनों के उद्धार के लिए उन्होंने पुनः कार्य करना शुरू किया। तत्पश्चात 1935 का एक्ट आया और इस एक्ट के बाद जो निर्वाचन हुए उस निर्वाचन में कांग्रेस ने जो सफलता अर्जित की शायद उसका श्रेय हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को दें तो यह कोई गलत बात नहीं होगी। महात्मा गांधी के इस आंदोलन की कड़ी को हम पुनः आगे बढ़ाएंगे एन आउटलाइन ऑफ द महात्मा के अगले खंड में। थैंक यू वेरी मच।